हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय केमिस्ट्री विथ यश। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डाउट डिस्कशन सीरीज के बिल्कुल नए फ्रेश लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग फंडामेंटली इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट को मोल्टन फॉर्म में या तो उसके एक्वियस फॉर्म में एक पर्टिकुलर सेल में लेकर प्रॉपर इलेक्ट्रोड्स इमर्ज करेंगे और बाहर से बैटरी कनेक्ट करके अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो कैटायंस ट्रैवल टुवर्ड्स कैथोड, एनायन ट्रैवल्स टुवर्ड्स एनोड और एनायन का एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैटायन का कैथोड पर रिडक्शन होगा। ठीक है। अब कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान लेना जरूरी है। कुछ कैटायंस है स्पेशली फर्स्ट ग्रुप के, सेकंड ग्रुप के और Al+3, ये सारे कैटायंस जब ट्रैवल करके कैथोड पर जाते तो है, लेकिन एक्वियस कंडीशन में उनका कभी भी रिडक्शन नहीं होता है। मोल्टन कंडीशन में होगा, एक्वियस कंडीशन में नहीं होगा। दूसरी बात ये जान ले, Na+K+ आयंस अगर एक्वियस कंडीशन में है और वहां पर अगर कैथोड पर मर्क्यूरी है तो उस केस में ही आपको Na+ या तो K+ का रिडक्शन करवाना है। क्यों? क्योंकि वो रिडक्शन करते ही Na+ में से जब Na बनेंगे ना तो मर्क्यूरी के साथ एमालगम बनाकर स्टेबल हो जाते हैं। तो इन दैट केस ओनली यू विल मेक रिडक्शन ऑफ दीज कैटायंस, अदरवाइज वहां पर वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा। दूसरी सॉरी वाटर का ही रिडक्शन होगा, और वाटर का रिडक्शन होगा तो दो चीजें बनेगी वहां पर, एक बनेगा हाइड्रोजन गैस और दूसरा बनेगा OH-, एंड ड्यू टू दैट रीजन दैट सॉल्यूशन विल बिकम बेसिक। तो वहां पर अगर आपने फिनोल्फथालीन डाल दिया ना तो सॉल्यूशन वहां पर क्या, वहां पर आपको पिंक कलरेशन दे देगा। ठीक है। चलो अब आते हैं एनोड पर। एनोड पर सारे एनायंस आते हैं और एनायंस का क्या हो जाता है, एनायंस का ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब एनायंस का ऑक्सीडेशन भी ध्यान से समझ ले कि अगर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है या तो एनायन की कंसंट्रेशन कम है तो उस केस में वाटर की कंसंट्रेशन क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से वो डोमिनेंट हो जाता है और वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगा। अगर मैं क्लोराइड की बात करूं स्पेशली, तो क्लोराइड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो वाटर की कंपैरिजन में लेस है, लेकिन सॉल्यूशन अगर कॉन्सेंट्रेटेड है इन केस में Cl- ऑक्सीडाइज होकर आपको Cl2 गैस मिल जाता है। तो ये बात ध्यान रखें। दूसरे दो केसेस है, एक है नाइट्रेट और एक है सल्फेट। नाइट्रेट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। अगर नाइट्रेट और सल्फेट एनायंस है, ट्रैवल करके एनोड तक पहुंचेंगे भी जरूर, लेकिन उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन और सल्फर ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपको 50% और मोर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन दे दिया जाए, उस केस में सल्फेट आयन आपको एनोड पर जाएंगे ना तो सल्फेट का उस केस में ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन ध्यान रहे कि इस केस में भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, क्योंकि सल्फर तो ऑलरेडी +6 है। तो ऑक्सीडेशन किसका होता है? ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो है वो -2 से ऑक्सीडाइज होकर कहां चला जाता है, -1 में। तो सल्फेट में से क्या बनता है, पेरोक्सी डाइसल्फेट आयन बनता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो आप लोगों को ध्यान पर रखनी चाहिए। ठीक है, मैं समराइज कर देता हूं। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन या तो एक्वियस कंडीशन में होगा, उसका इलेक्ट्रोलिसिस आप कर सकते हैं, सॉलिड केस में नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जैसे ही करंट पास होगा कैटायंस ट्रैवल करके कैथोड पर पहुंचेंगे, एनायंस ट्रैवल करके एनोड पर पहुंचेंगे। कैटायंस पहुंच रहे कैथोड पर तो सारे कैटायंस रिड्यूस होंगे उसके करस्पॉन्डिंग मेटल में और वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होंगे। लेकिन कैटायंस ऑफ फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड Al+3 एक्वियस कंडीशन में रिड्यूस नहीं होंगे। और Na+K+ के बारे में मैं आपको बता दूं तो वो अगर कैथोड मर्क्यूरी है तो उस केस में वो रिड्यूस हो जाते हैं, स्पेशली Na+, तो रिड्यूस होकर Na+ में से Na बनेंगे, लेकिन ये Na सीधा ही मर्क्यूरी के साथ जुड़कर स्टेबल अमालगम बना देता है, एंड ड्यू टू दैट रीजन ये प्रोसेस पॉसिबल हो जाती है।
एनायंस की बात करें तो एनायंस ट्रैवल करके एनोड पर पहुंचेंगे और एनोड पर उनका ऑक्सीडेशन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए कि जनरली आपको एनायंस 3 ही मिलेंगे, एक मिलेगा क्लोराइड, एक नाइट्रेट और एक सल्फेट। नॉर्मल कंडीशन में इन तीनों का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाइट्रेट में नाइट्रोजन +5, सल्फेट में सल्फर +6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्लोराइड का क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्लोराइड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही वाटर से कम है। तो इन सभी केसेस में वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा और साथ में ऑक्सीजन गैस बनेगा, H+ आयन बनेगा, जिसकी वजह से आपको कभी कभी पीएच लेवल पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगर क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो डोमिनेंट बन सकता है और क्लोराइड में से क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस में ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, सल्फेट, अगर सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है 50% W आफ्टर W और मोर, तो उस केस में सल्फेट का ऑक्सीडेशन करके हम पेरोक्सी डाइसल्फेट बनाएंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का -2 से -1 पर। और एक बहुत ही थोड़ा बर्निंग टाइप का क्वेश्चन है, H+ और वाटर ये दोनों अगर कैथोड पर है ना, तो समझ लो कि उस केस में वाटर का H+ से H2 भी करा सकते हैं और H2O से H2 भी करा सकते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए उस केस में H+ से H2O का प्रपोर्शन वहां बहुत ज्यादा होता है, तो उस केस में H2O का ऑक्सीडेशन करा के हम क्या बनाते हैं वहां पर, H2O का रिडक्शन करा के हम वहां पर क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं। तो ये जनरल डिस्कशन था। अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन जनरली क्वालिटेटिव की कंपैरिजन में क्वांटिटेटिव लेवल पर ज्यादा पूछे जाते हैं, तो क्वांटिटेटिव लेवल पर आंसर लाने के लिए बहुत सारे टीचर्स के बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूं जिसको अगर आप ध्यान पर रखेंगे ना, मैं जो आपको शॉर्टकट बताता हूं दैट विल डेफिनेटली हेल्प, और वही शॉर्टकट का हम पूरी सीरीज में यूज करते रहेंगे। ओके चलो, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स पर बात करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज इक्वल्स टू I इंटू टी। I इंटू टी आपको देता है टोटल नंबर ऑफ कुलम्स डिवाइडेड बाय n इंटू 96500 इंटू ई। अब ये ई क्या है? ई इज नथिंग बट एफिशिएंसी ऑफ सेल। अगर कभी क्वेश्चन में कुछ एफिशिएंसी के बारे में लिखा नहीं है ना, तो ये ई की वैल्यू हम 1 ले लेंगे, लेकिन ये बोल दिया है कि एफिशिएंसी ऑफ सेल इज 60%, तो उस केस में इसको क्या लेंगे, 0.6 लेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। चलो, ये एन क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो अब बहुत आसान है, ये आ गया है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एफिशिएंसी। इनटू क्या करेंगे, अगर आपकी प्रोडक्ट मेटल है तो फिर एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर आपकी प्रोडक्ट गैस है जैसे Cl2 है, H2 है, O2 है, Br2 पूछ ले, कभी कभी NaOH पूछ ले, कभी कभी KOH पूछ ले, तो उस केस में वो एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूलर वर्जन में। ठीक है, तो वहां पर आपको नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट से। तो और लिख लेता हूं यहां पर मॉलिक्यूलर वेट। एक इसके लिए अगर सोडियम पोटेशियम कॉपर जैसी मेटल, सिल्वर जैसी मेटल जमा हो रही है तो उसके लिए ए आएगा, और एम किसके लिए आएगा, जैसे O2 Cl2 इसका वेट पूछ ले, KOH का, NaOH का वेट पूछ ले, तो उसके लिए फिर मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, अब आता है वॉल्यूम ऑफ गैस ना। वॉल्यूम ऑफ गैस दो कंडीशन में डिस्कस करेंगे, एक तो एट STP, तो I इंटू टी अपॉन एन इंटू 96500 इंटू ई, एफिशिएंसी आ गए। अब एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर एट STP, तो इसको 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर लीटर में आएगा, इसका आंसर ग्राम में आएगा। अब वॉल्यूम ऑफ गैस अदर देन STP,
अगर एसटीपी नहीं है तो जब भी एसटीपी नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी करते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी अपॉन पी होता है। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी। तो I इंटू टी अपॉन एन इंटू 96500 इंटू आर टी अपॉन पी करेंगे तो हमें लीटर में वॉल्यूम मिल जाएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। चलो इसको मैं निकाल देता हूं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये n क्या है। n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन 1 मोल ऑफ अवर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या है, क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा है ना, वो हमारा सब्जेक्ट है। क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा है वो हमारा सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट अगर 1 मोल हो तो कितने नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन है, वो हो जाएगा ये n का आंसर। मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि मैं यहां लिख रहा हूं वाटर का ऑक्सीडेशन, ध्यान से देख लेना, वाटर का ऑक्सीडेशन। तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वियस प्लस 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। अब आपको पूछे कि आपको वाटर का ऑक्सीडेशन कराना है तो कितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, आपको ये पूछ ले। तो वाटर आपका क्या है, वाटर के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन मिलेगा। वाटर आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गई। मान लो कि ये बोल दिया जाए कि 5 एम्पियर करंट को मैं पास कर रहा हूं और कितना समय लगेगा वाटर के ऑक्सीडेशन के लिए। तो ध्यान से देख लेना कि इस इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4 मोल है। लेकिन वाटर कितना है, ट्वाइस है। तो 2 मोल वाटर के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल वाटर के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर आपका सब्जेक्ट वाटर है तो यहां n की वैल्यू 2 आएगी। लेकिन आपको यह बोल दिया कि 5 एम्पियर करंट से मुझे कितना ऑक्सीजन गैस मिलेगा, तो आपका सब्जेक्ट कौन है, आपका सब्जेक्ट ऑक्सीजन है। तो अब आपका आंसर यहां n की वैल्यू 4 आएगी। क्यों, क्योंकि 1 मोल O2 के लिए 4 मोल ऑक्सीजन है। तो फिर से बता रहा हूं कि इक्वेशन लिखे आप और आपका सब्जेक्ट जो है, वो सब्जेक्ट माने क्या, किस पर क्वेश्चन पूछा है, वो 1 मोल हो तो इक्वेशन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज गोइंग टू बी दी एन वैल्यू। ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन भी बनता है जिसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोड के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं और दूसरे प्रोडक्ट की माने दूसरे इलेक्ट्रोड के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पूछते हैं। या तो ये पूछ लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोड्स एक दूसरे के साथ सीरीज मिलती है, तो उस वो प्रोडक्ट डिपेंड करती है उनके इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। तो इसके ऊपर 3 इक्वेशन मैं आपको दूंगा, 3 इक्वेशन, और तीनों इक्वेशन से आपका काम बहुत ही आसान हो जाने वाला है। दैट इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ वन इक्वल्स टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ अनदर। सेकंड, ये कब यूज करेंगे कि एक का वेट दिया हो और दूसरे का भी वेट पूछा हो। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ वन is equals to weight upon equivalent volume of another। सॉरी, यहां वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ अनदर। ये कब यूज करेंगे, जब एक का वेट दिया हो दूसरे का वॉल्यूम पूछे, या तो एक का वॉल्यूम दिया हो दूसरे का वेट पूछे। ठीक है। तीसरा केस के वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वन, that is volume upon equivalent volume of another।
ये कब यूज करेंगे? जब वॉल्यूम एक का दिया हो और दूसरे का पूछे। अब आपको सिर्फ इतना जानना है कि इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि इक्विवेलेंट वेट क्या है, दैट इज एटॉमिक वेट या डिवाइडेड बाय चार्ज या तो वैलेंसी। एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय चार्ज, या तो आप कह सकते हैं कि आपका सब्सटेंस मॉलिक्यूल फॉर्म में है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय उसका n फैक्टर कर ले। और इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ H2 and Cl2 is 11.2 liter of course at STP and that of oxygen is 5.6 liter at STP। बस इतना याद कर लो, सारी की सारी इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इतना ब्रीफ डिस्कशन कर लिया है, अब इससे आगे बढ़ेंगे। फिर से एक बार, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ वन इक्वल्स टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ टू। कब? जब वेट टू वेट हो। weight upon equivalent weight of one equals to volume upon equivalent volume of another। कब? जब एक का weight और दूसरे का volume या एक का volume दूसरे का weight पूछे। now this is for what? volume to volume, माने क्या? volume upon equivalent volume of one equals to volume upon equivalent volume of two। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। Two electrolytic cells, one containing acidified ferrous chloride, ferrous होता है FeCl2, another acidified ferric chloride, भाई ferric chloride क्या होता है? वो होता है FeCl3। चलो, the ratio of iron deposited at cathode in the two cells when electricity is passed through the cells will be। अब दोनों में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, देख लो सीरीज में कनेक्टेड है तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी FeCl2 के कैथोड को मिलेगी ना, उतनी ही FeCl3 के कैथोड को मिलेगी। तो FeCl2 के कैथोड पर Fe+2 आएगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिसीव करके Fe बनेगा। और FeCl3 के केस में कैथोड पर Fe+3 आएगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन रिसीव करके वो क्या बनेगा? Fe बनेगा। तो दोनों के वेट का रेशियो आपको पूछ रखा है, तो एक में हम वेट ऑफ Fe+2 के रिस्पेक्ट से लिखेंगे और एक में वेट ऑफ Fe+3 के रिस्पेक्ट से लिखेंगे। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, बहुत ही आसान, अभी जो मैंने आपको बताया ना उसके बेसिस पर सॉल्व करेंगे ना, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। वेट अपॉन equivalent weight in terms of what? Fe+2 and weight upon equivalent weight in terms of what? In terms of Fe+3। अब यहां इनका वेट का रेशियो ही लाना है तो वेट के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन यहां वेट अपॉन एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, तो यहां वैलेंसी बन जाएगी 2 और ये हो चुका है फॉर Fe+2। वेट अपॉन एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय 3 Fe+3। अब एक बात समझ लो कि दोनों साइड पर से मैं एटॉमिक वेट को तो काट लूंगा। क्यों काट लूंगा भाई? क्योंकि दोनों केस में एलिमेंट तो Fe ही है, तो एटॉमिक वेट तो सेम रहेगा। चलो भाई, यहां क्या बन चुका है? ट्वाइस W ऑफ Fe+2 इज इक्वल टू थ्राइस W ऑफ Fe+3। तो वेट ऑफ Fe+2 अपॉन वेट ऑफ Fe+3 is 3/2 and the answer is 3:2। मिल जाएगा कहीं ऑप्शन में? बोलो। डिफिकल्ट क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने ये कंसेप्ट का यूज कर लिया तो। ठीक है, चलो। A current of 9.65 ampere flowing from 10 minutes deposits 3 gram of metal. The equivalent weight of the metal is। इसका मतलब क्या है कि यहां पर आपको ये पूछा है कि 1 मोल मेटल जनरेट करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। देखो भाई ध्यान से देखो, मैं इक्वेशन यहां लिख रहा हूं आपके लिए। मान लो कि ये इक्वेशन होगा A+N, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स A। चेक करो, बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या हुआ बताओ? A+N+N मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन A। अब ध्यान से,
अब 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास करते हो स्टूडेंट्स, 1 फैराडे, उससे जो अमाउंट मिलता है ना वो क्या होता है, उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये फाइंड कर लेना कि Q क्या है। Q इज I इंटू टी है, डेट इज 9.65 इंटू टाइम 10 है, तो डेफिनेटली 10 तो चलेगा नहीं, आपको लिखना पड़ेगा 60, डेट इज व्हाट 965 इंटू 6, इतने कुलम इलेक्ट्रिसिटी आपने पास करी है। ठीक है, अब ध्यान से 965 इंटू 6 कुलम इलेक्ट्रिसिटी से आपको 3 ग्राम मेटल मिल रही है, माने 96500 कुलम इलेक्ट्रिसिटी से आपको कितनी मिलेगी, that is 96500 into 3 upon 965 into 6, चेक करो इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर आपको ये हो गया, 2 से कटेगा और इसका आंसर बनेगा 50 ग्राम। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से जो अमाउंट मिलता है उसको क्या कहते हैं, उसको उसका इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 50 शुड बी दी आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। How many coulombs of electric charge are required for the oxidation of 1 mole water? ध्यान से देख लेना कि आपका सब्जेक्ट वाटर है, सब्जेक्ट क्या है, वाटर है। 1 मोल वाटर का आपको कन्वर्जन करना है O2 में। चलो भाई, H2O लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू हाफ O2 गैस प्लस 2H प्लस एक्वियस प्लस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल वाटर के लिए 2 मोल इलेक्ट्रिक करंट, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, माने 2 इंटू 96500 कुलम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, दैट इज 193,000, दैट इज 1.93 इंटू 10 टू द पावर 5, 1 2 3 4 5 कुलम। 3 should be the answer. चल, on passing 10,800 coulomb through electrolytic solution, 2.977 ग्राम of metal जिसका atomic mass है 106.4 ग्राम per mole was deposited, the charge on the metal cation is। यहां पर भी वही इक्वेशन में लिख रहा हूं, ध्यान से देख लो, A के ऊपर प्लस n moles of electron and that gives me A। तो उसके ऊपर अगर चार्ज प्लस n है तो उसके लिए n मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे फॉर 1 मोल ऑफ A। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देख लो कि अमाउंट ऑफ मेटल, फॉर्मूला क्या अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना, I इंटू टी या तो कुलम डायरेक्टली, n इंटू 96500, एफिशिएंसी यहां पर मेंशन नहीं है, मान लेते हैं कि वो एफिशिएंसी 1 ही होगी, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक वेट। चलो भाई, कितना मास जमा हुआ 2.977, कितना कुलम इलेक्ट्रिसिटी पास की 10800, n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, दैट इज 96500 से डिवाइड होगा और उसका एटॉमिक वेट है 106.4। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, ये 2 जीरो को काट लूं, अब n की वैल्यू दैट इज 108 इंटू 106.4 डिवाइडेड बाई 2.977 एंड 965, चेक इट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलो, अब मैं ये मान लूं कि ये जो है ना, ये 3 है, इतना पहले समझ लो कि ये वैल्यू क्या है, 3 है। तो 3 को इससे मैं काटूंगा तो क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा, 3 को मैं इससे काट लेता हूं तो इसका आंसर बनेगा 36। क्या बनेगा 36। नाउ 36 इंटू 106 एंड डिवाइडेड बाई क्या है 965 है। अब इसको ध्यान से देखो तो क्या ये किससे मैच कर रहा है, इसको देखो ध्यान से। अब ये है 36, ये है 36 इंटू इसको मैं कर लूं ऑलमोस्ट 100 और 965 है, इसको मैं ऑलमोस्ट कर लूं 1000।
तो ये बनेगा 10 और ये कट गया तो 36 डिवाइडेड बाई 0 तो ये बन जाएगा 3.6। चेक करो ये क्या बन जाएगा 3.6, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब मैं 4 क्यों करूंगा, ध्यान से देखो 106 को मैंने डाउन करके 100 किया है और 965 को मैंने काफी अप करके 1000 किया है। ठीक है, तो मैंने डिनोमिनेटर बढ़ाया है और न्यूमरेटर घटाया है, तब जाकर 3.6 है। अगर इसका डिनोमिनेटर में छोटा कर दूं तो ये वैल्यू बढ़ेगी, न्यूमरेटर जो है उससे मैं बड़ा कर दूं तो ये वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 4, इसका आंसर बनना चाहिए, माने +4। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, +4 इसका आंसर होना चाहिए। बोलो सही से समझ में आ गया। चलो, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान से देखना डाइल्यूट है तो यहां पर वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा, वाटर का ही रिडक्शन होगा। ठीक है, of substance sorry the amount of substance liberated at the cathode and anode are in the ratio। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको फंडामेंट पता होना चाहिए। सो इलेक्ट्रोलिसिस of dilute H2SO4 is nothing but electrolysis, बोलो electrolysis of water only। तो एनोड पर आपको क्या मिलेगा, अब वाटर को पहले तो मैं ब्रेक डाउन करता हूं, H2O लिक्विड में से आपको क्या मिलेगा H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस मिलेगा। बोलो क्लियर है, ये कहां मिलेगा, ये आपको कैथोड पर मिलेगा और ये कहां मिलेगा, ये आपको एनोड पर मिलेगा। कैथोड पर आपको 2 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा और एनोड पर आपको 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। सो दैट इज 2:16, 1:8। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन पूछा है कि पहला वर्ड कैथोड और दूसरा वर्ड एनोड। कभी कभी क्या कर लेते थे स्टूडेंट्स, एनोड एंड कैथोड पूछे तो फिर आपका आंसर एनोड एंड कैथोड माने 8:1 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी एक ऑप्शन देखो हो गया, 1:8 भी है, 8:1 भी है। तो पहला वर्ड क्या है स्टूडेंट्स, पहला वर्ड है आपका कैथोड माने हाइड्रोजन, दूसरा वर्ड है एनोड माने ऑक्सीजन। तो आंसर 2:16 माने 1:8 वाला आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। During electrolysis of fused calcium hydride, hydrogen is produced at, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट्स, कैल्शियम हाइड्राइड क्या होता है, कैल्शियम हाइड्राइड। अब जनरली हाइड्रोजन जो होता है ना वो हमेशा +1 होता है, लेकिन जब भी वो मेटल के साथ जुड़कर मेटल हाइड्राइड बनाता है ना तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस होती है और हाइड्रोजन की माइनस होती है। क्यों, क्योंकि मेटल को तो भगवान ने प्लस के सिवा कुछ सिखाया ही नहीं है, तो फिर हाइड्रोजन के ही माइनस बनना पड़ेगा। तो कैल्शियम हाइड्राइड है CaH2। अब मोल्टन माने लिक्विड बनेगा क्या, Ca+2 लिक्विड एंड ट्वाइस H- लिक्विड। तो ये क्या है, ये है कैटायन, जाएगा कहां कैथोड पर, और ये है एनायन, जाएगा कहां एनोड पर। चलो भाई आगे लिखें कि कैथोड पर क्या होगा, Ca+2 लिक्विड इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके बनेगा Ca लिक्विड एंड एनोड पर ट्वाइस H- लिक्विड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस कि हाइड्रोजन गैस हमेशा कहां बनेगा, एनोड पर। कब, सारे मेटल हाइड्राइड के केस में। ठीक है, तो यहां पर आपको पूछा है CaH2, वो MgH2 पूछ सकते हैं, AlH3 पूछ सकते हैं, LiH, NaH, KH, सारे केस में कहां बनेगा, एनोड पर ऑक्सीजन बनेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा एनोड। ठीक है, चल
A silver cup is plated with silver by passing this much current for 1 second. The mass of Ag deposited. ठीक है, चलो एफिशिएंसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो डायरेक्ट यूज करेंगे अमाउंट ऑफ Ag इक्वल्स टू व्हाट, I into T n into 96500 into atomic weight. 965 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकंड. अब रिएक्शन क्या है, Ag प्लस एक्वियस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag. 1 मोल Ag के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो n की वैल्यू आएगी 1, 96500 और 107.87. तो ये 965 कटेगा तो यहां बनेगा 1.0787 ग्राम Ag बनेगा. सो 3 इज योर करेक्ट आंसर. देखा, मैंने जो आपको शॉर्ट कर दिया है ना उसको आप सही से यूज कर लो, आपका काम आसानी से हो जाएगा. चलो, when electricity is passed through molten AlCl3, 13.5 gram aluminium is deposited. The number of Faraday must be. अब ध्यान से देखो. ओके, अब पहले तो AlCl3 लिक्विड होता क्या है, ये है Al प्लस 3 लिक्विड और 3Cl माइनस लिक्विड. हमें लेना देना है Al प्लस 3 से. ये क्या है, ये है कैटायन. वो जाएगा कहां, कैथोड पर. तो हमें लिखना क्या है, कैथोड की रिएक्शन लिखनी है. तो Al प्लस 3 लिक्विड प्लस 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या, Al. तो अब ध्यान से देख लो कि ये 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं पास करूंगा तो मुझे 1 मोल एल्यूमिनियम मिलेगा. माने 3 फैराडे से मुझे 27 ग्राम एल्यूमिनियम मिल रहा है. हालांकि मुझे मिला कितना है 13.5. बस तो रिवर्स चलेंगे कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. तो 13.5 जो इससे बिल्कुल हाफ है तो मुझे 1.5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. तो 1.5 वाला आंसर टिक कर देंगे. सही जा रहे हैं हम लोग. चलो, a solution of sodium sulfate in water is electrolyzed using inert electrode. अब सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4. अब इसे समझ लो ध्यान से. Na2SO4 में कैटायन होगा Na+ और एनायन होगा SO4 -2. कैटायन Na+ कहां जाएगा, कैथोड पर. एक्वियस कंडीशन में उसका रिडक्शन नहीं होने वाला है. SO4 -2 एनायन है, एनोड पर जाएगा. एक्वियस कंडीशन में उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला है. तो क्या होगा, कैथोड पर वाटर का रिडक्शन होगा, एनोड पर वाटर का ऑक्सीडेशन होगा. द प्रोडक्ट एट द कैथोड एंड एनोड. अब देख लो, कैथोड पर वाटर का रिडक्शन होगा तो कैथोड पर बनेगा हाइड्रोजन. एंड एनोड पर वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो प्रोडक्ट बनेगी ऑक्सीडेशन. तो पहला वर्ड हाइड्रोजन, दूसरा वर्ड ऑक्सीजन, H2 एंड O2. ध्यान से O2 H2 भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन पहला वर्ड कैथोड है, दूसरा वर्ड एनोड है. तो कैथोड पर वाटर के रिडक्शन से हाइड्रोजन बनेगा एंड एनोड पर वाटर के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन बनेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं. 1 Faraday of electricity will liberate 1 mole of the metal from the solution of. ध्यान से, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे तो आपको 1 मोल मेटल चाहिए. तो 1 फैराडे से 1 मोल मेटल कब मिलती है, तो पहले यह समझ लो कि 1 फैराडे से 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस मिलता है. फिर से, 1 फैराडे से क्या मिलता है, 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस मिलता है. और आपको 1 फैराडे से 1 मोल सब्सटेंस चाहिए. दैट इज पॉसिबल ओनली इफ उस मेटल का चार्ज जो है ना वो 1 यूनिट होना चाहिए. माने उसका एन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. तब जाकर के उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल सेम बनता है. व्हाट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट,
दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तभी जाकर के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम बनेंगे। तो आपको ऐसा मेटल आयन फाइंड करना है जिसका चार्ज क्या हो, 1 यूनिट हो। चेक करो, ओरिक क्लोराइड दैट इज AuCl3 जिसमें तो Au का चार्ज +3 दिख रहा है। कैल्शियम क्लोराइड दैट इज CaCl2 जिसमें कैल्शियम का चार्ज +2 है। कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4 जिसमें कॉपर का चार्ज +2 है। सिल्वर नाइट्रेट, ये हो गया भाई अपना आंसर, जिसमें सिल्वर का चार्ज क्या है, +1 है। इसका मतलब है कि अगर इसका 1 फेराडे क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी से आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एक इक्विवेलेंट सब्सटेंस मिलेगा जो उसके 1 मोल के बराबर भी होगा। ठीक है, चलो। When 96500 coulomb of electricity is passed through molten barium chloride, ध्यान से molten barium chloride है, the amount of barium deposited will be, अब ध्यान से molten barium chloride that is BaCl2 liquid will give Ba plus 2 liquid plus 2Cl minus liquid। ये क्या है, ये है कैटायन और ये जाएगा कहां, कैथोड पर। तो कैथोड की रिएक्शन में मैं लिखूंगा कि Ba plus 2 liquid into 2 moles of electron that gives me Ba liquid। ठीक है, अब 2 फेराडे से मुझे 1 मोल मिलेगा और मैंने 96500 कूलम माने 1 फेराडे पास किया है, तो 1 फेराडे से मुझे 0.5 मोल बेरियम मिलेगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 0.5 मोल। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलो, a factory produces 40 kg of calcium, 40 kg of calcium in 2 hours by electrolysis। ठीक है, कैल्शियम मेटल मिल रहे हैं, ध्यान से। हाउ मच एल्यूमिनियम कैन बी प्रोड्यूस बाय द सेम करंट इन 2 आवर्स। देखो भाई, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम, टाइम रिक्वायर्ड और टाइम गिवन फॉर द प्रोडक्शन इज ऑल्सो सेम। माने हम इसको यूज करेंगे फैराडेज लॉ की तरह, तो सेकंड लॉ की तरह। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं कंसेप्ट यूज करूंगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इज इक्वल्स टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम। देखो वेट कितना है, 40, हालांकि मुझे लेना चाहिए 40 केजी, जो लिया है ना उसको मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं यहाँ केजी रखूंगा ना तो मुझे W का जो यहाँ आंसर मिलेगा ना वो सीधा केजी में ही मिल जाएगा। तो अभी के लिए मैं उसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम दैट इज व्हाट, एटॉमिक वेट, डायरेक्ट लिखे एटॉमिक वेट 40 डिवाइडेड बाय वैलेंसी। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, +2। कैल्शियम क्या होता है बेटा, Ca+2 एंड एल्यूमिनियम क्या होता है, +3। दैट इज व्हाट, उसका इक्विवेलेंट वेट क्या बनेगा, 40 डिवाइडेड बाय 2 और इसका बनेगा 27 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इज इक्वल टू, इसका वेट मुझे फाइंड करना है और यहां पर आएगा 27 डिवाइडेड बाय 3। चेक करो, अब क्या होगा, इसका सिंप्लीफिकेशन, इसका सिंप्लीफिकेशन बनेगा 2 और इसका सिंप्लीफिकेशन बनेगा 9। सो W इज इक्वल टू 2 इंटू 9, तो इसका आंसर आएगा 18 kg। अब मैंने केजी क्यों लिखा, क्योंकि मैंने 40 को भी केजी ही रखा है, तो मुझे आंसर सीधा केजी में मिलेगा। तो 18 kg शुड बी दी आंसर। ठीक है, चलो, what would be the ratio of AgCuFe that would be deposited by passage of same quantity of electricity through solution of salts containing these। चलो भाई, अब कंसेप्ट को समझे। ठीक है, तीनों के मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देख लो, तीनों के इक्वेशन लिख रहा हूं। Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, फिर Cu+2 moles of electron gives Cu and Fe+3 moles of electron gives Fe। अब मान लो कि इन सब में से मैं 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा, तो 1 फेराडे से ये मुझे 1 मोल मिलेगा।
2 फेराडे से 1 मोल मिलेगा, तो 1 फेराडे से ये मुझे 1/2 मोल मिलेगा। 3 फेराडे से 1 मोल मिलेगा, तो 1 फेराडे से मुझे 1/3 मोल मिलेगा। अब मुझे इसका रेशियो लेना है, तो इसका रेशियो मुझे कैसे मिलेगा? दैट इज 1:1/2:1/3। चेक इट। अब यहां पर 1:1/2:1/3 डायरेक्ट आंसर है, चेक करो। या तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर सके तो यहां 6:3:2 शुड बी द आंसर। चेक करो, 6:3:2 शुड बी द आंसर। बात समझ में आ गई? ठीक है, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो सीधा यही ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। चलो भाई, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस कॉपर सल्फेट कॉजेज व्हाट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से। अब कंसेप्चुअल माने क्वालिटेटिव लेवल का क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट होता है ना स्टूडेंट्स, उसको Cu+2 एक्वियस और SO4-2 एक्वियस में आप आयोनाइज कर ले। ये है कैटायन, जाएगा कहां? कैथोड पर। ये है एनायन, जाएगा कहां? एनोड पर। ठीक है, अब कैटायन कैथोड पर जाएगा तो Cu+2 का तो रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता है पॉजिटिव है, तो वो तो इन एनी केस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। +0.34 वोल्ट है, ठीक है, तो ये तो रिड्यूस होने ही वाला है, तो ये रिड्यूस हो गया। एनोड पर क्या होगा? एनोड पर सल्फेट जाएगा, लेकिन सल्फेट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? ऑक्सीडेशन वाटर का होगा। तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? तो वाटर के ऑक्सीडेशन से O2 गैस +2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन +2H+ एक्वियस बनेगी। अब ध्यान से समझ लेना स्टूडेंट्स, हो क्या रहा है? सॉल्यूशन में H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। नाउ व्हाट इज pH? pH इज माइनस लॉग ऑफ H+ कंसंट्रेशन। तो अगर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सॉल्यूशन एसिडिक होगा, एसिडिक होगा तो pH क्या? एसिडिक तो था ही। देखना स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एसिडिक ही होता है। क्यों? बिकॉज इट्स अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस CuOH ट्वाइस एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, तो उसका सॉल्यूशन एसिडिक ही होगा, लेकिन ये मोर एसिडिक होगा, तो pH की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। सो अ डिक्रीज इन pH शुड बी द आंसर। ठीक है, सही से कर लेना। The passage of current liberates H2 at cathode and Cl2 at anode. The solution should be what? क्लोरीन कहां पर प्रोड्यूस हुआ? क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ, देख लो भाई, क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ एनोड पर, और कैथोड पर क्या प्रोड्यूस हुआ? H2। ठीक है, अब ध्यान से देखो। ओके, पहला सॉल्यूशन लेते हैं एक के बाद एक। कॉपर सल्फेट का अगर आपने एन इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, हालांकि आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपकी सारी चीजें डिटेल में समझाता हूं। ये Cu+2 है ना, Cu+2, उसका रिडक्शन पोटेंशियल मैंने अभी आपको बताया पॉजिटिव है। तो जब भी सॉल्यूशन में Cu+2 होगा ना, Cu+2, तो कैथोड पर बाउंड टू बी आपको क्या मिलेगा? कॉपर ही मिलेगा। तो इसमें तो कैथोड पर कॉपर मिलेगा कट, CuCl2, इसमें भी कॉपर है, तो इसमें भी कैथोड पर आपको क्या मिलेगा? कॉपर मिलेगा। अब आता है वाटर। प्योर वाटर का अगर आप एसिडिफिकेशन करके अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया तो कैथोड पर तो आपको हाइड्रोजन मिलेगा, लेकिन एनोड पर क्लोरीन नहीं मिलेगा, वहां एनोड पर आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगा। तो ये भी आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा, आपका ऑप्शन रहेगा NaCl एक्वियस। अब सुनना ध्यान से, NaCl सॉल्यूशन में दो तरह से होता है, एक तो डाइल्यूट और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड। आपको सिर्फ NaCl एक्वियस दिया है ना, तो ये बिलीव करके चलो कि वो कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। जब भी सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा ना, तो वो मेंशन करके देंगे कि ये डाइल्यूट NaCl का सॉल्यूशन है। अब मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखो। NaCl एक्वियस है
तो वो आयोनाइज होगा Na प्लस एक्वियस एंड Cl माइनस एक्वियस में। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपका नॉलेज अच्छा है ना कि कहाँ क्या होने वाला है तो आप बहुत फास्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से कह रहा हूँ सारी चीजें मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये है आपका कैटायन, वो जाएगा कहाँ, कैथोड पर, और ये है आपका एनायन, ये जाएगा कहाँ पर, एनोड पर। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और एनोड पर क्या होगा, एनोड पर आया हुआ है Cl माइनस। अब मैंने आपको बताया कि क्लोराइड की कंसंट्रेशन हम ज्यादा मानकर चलेंगे, हालांकि क्लोराइड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कम है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है ना तो क्लोराइड डोमिनेंट बनेगा और क्लोराइड खुद ऑक्सीडाइज होकर के Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आती है बात कैटायन की और कैथोड की, बहुत इंटरेस्टिंग। Na प्लस एक्वियस है, वो कैथोड पर जाएगा लेकिन उसका रिडक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्वियस कंडीशन में उसका रिडक्शन नहीं होता है। कैथोड पर मर्क्यूरी है ना, उसी केस में Na प्लस का आपको रिडक्शन कराकर Na बनाना है, अदरवाइज नहीं। और वो भी Na प्लस जब Na में रिड्यूस होगा ना, इमीडिएटली वो मर्क्यूरी के साथ अमालगम बनाकर स्टेबल हो जाता है, इसीलिए वो वहां पर रिड्यूस होगा। तो यहां पर वाटर का रिडक्शन हम कराएंगे, एंड वाटर का रिडक्शन कराएंगे तो मुझे मिलेगा H2 गैस एंड ट्वाइस OH माइनस एक्वियस। अब देख लो आपको क्या मिला, एनोड पर क्लोरीन एंड कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर क्लोरीन एंड कैथोड पर हाइड्रोजन, दैट इज पॉसिबल व्हेन व्हाट, इट इज NaCl एक्वियस। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। चल, when lead accumulator is charged, ठीक है ना, लेड एक्यूमुलेटर माने आपको ऑटोमोबाइल बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब ऑटोमोबाइल बैटरी चार्ज होती है ना, चार्ज, तो हम उसे चार्ज कर रहे हैं और अंदर ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स बन चुकी है उसको रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल बैटरी को जब हम यूज करते हैं तब उसमें से हमें करंट मिलता है, माने उस टाइम पर वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम करती है। धीरे 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 उसके सारे रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते जाते हैं, PbPbSO4 में कन्वर्ट होने लगता है, PbO2 जो है वो भी PbSO4 में कन्वर्ट होने लगता है, और सॉल्यूशन में जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी डेंसिटी कम होने लगती है, कंसंट्रेशन कम होने लगती है, और जब वो 1.10 से 1.15 ग्राम पर ml पर पहुंचती है तब ये ऑटोमोबाइल बैटरी हमें, लेड स्टोरेज सेल जो है वो हमें करंट देना बंद कर देता है, लेकिन हम उसे चार्ज कर सकते हैं, माने हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन चुका है। तो हमें क्या करना है, ऑप्शन फाइंड करना है, जब उसको हम चार्ज करते हैं, देख लो भाई चार्ज, तब वो क्या बन गया है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन चुका है। ये क्या बन चुका है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्मोडाइनेमिक एफिशिएंसी ऑफ सेल इज, देख लो भाई, एफिशिएंसी ऑफ सेल दो तरह से हम डिफाइन करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ सेल दैट इज प्रैक्टिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थियोरेटिकल यील्ड into 100, that is in terms of amount of product, अमाउंट या तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन करना है ना, तो डिनोमिनेटर में आएगा एंथैल्पी चेंज एंड न्यूमरेटर में आएगा फ्री एनर्जी चेंज इनटू 100। एक तो ये आ सकता है, अगर डेल्टा जी को फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा है तो यहां पर ये भी अलाउड है, -NFE सेल अपॉन डेल्टा एच इंटू 100। अब हमें सर्च करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। चल, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा जी ये गलत है, क्यों? क्योंकि डेल्टा एच नीचे होना चाहिए, ये ऊपर भी NFE और नीचे भी डेल्टा जी, ये गलत है। एफिशिएंसी 0 तो गलत ही है, लेकिन इसको ध्यान से देखें, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट
वो डेल्टा जी है, चेक करो, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। बोलो, बात क्लियर हो गई? ये आंसर होगा आपका 3 वाला। चलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में मैंने आपको स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोलिसिस की पूरी समरी एक्सप्लेन की है कि कब कौन सा आयन कैथोड पर और कब कौन सा आयन एनोड पर ऑक्सीडाइज करना है, कब नहीं करना है, कब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, कब वाटर का रिडक्शन होगा। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस में जो प्रोडक्ट मिल रही है उसको, उसका अमाउंट या तो वॉल्यूम फाइंड करने की शॉर्टकट फॉर्मूला दी। दूसरा, मैंने आपको वो भी शॉर्टकट फॉर्मूला दी जहां पर एक इलेक्ट्रोड पर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी हो, उससे आप दूसरे इलेक्ट्रोड पर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद से पहले प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें, फिर वीडियो सॉल्यूशन देखें तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और हमारे साथ बने रहे। ये जो वीडियो है आपको अच्छे लग रहे होंगे तो डेफिनेटली आप लाइक करें, उसके ऊपर कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी बहुत मदद मिलेगी। आपके बहुत सारे रिस्पॉन्सेस मुझे मिल रहे हैं, उनके बेसिस पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करने के लिए वर्क कर रहे हैं। इसमें और क्या बेटरमेंट हम कर सकते हैं, आप हमारे साथ नंबर जो दिए गए हैं उसके साथ आप डेफिनेटली जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, अब शुरू करेंगे हम एक्सरसाइज 2 जिसमें मिक्स बैग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक वाइज आते हैं एक्सरसाइज 1 में, फिर एक्सरसाइज 2 में मिक्स क्वेश्चन होंगे, उसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, बहुत जल्द आप लोगों की शायद अपकमिंग संडे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शायद एग्जाम भी है, तो आप उस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, ये हमारी शुभकामना। ये वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी मोटिवेट करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस वाले और हिंट वाले वीडियोस में लाता रहूंगा तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिल जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।